अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की लेबर लेजिस्लेशन की क्लास में हम बोनस एक्ट को पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने शेड्यूल 4 पढ़ा था और उसमें एक प्रैक्टिकल पार्ट था, उसमें कैसे बोनस को सेट ऑफ और सेट ऑन किया जाता है ये पढ़ा था। आज की क्लास में हम थ्योरी पढ़ रहे हैं बोनस के अंदर कि बोनस की एलिजिबिलिटी एंड पेमेंट ऑफ बोनस क्या होता है, बोनस की पात्रता एवं भुगतान कैसे किया जाता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो एलिजिबिलिटी पेमेंट ऑफ बोनस एंड पेमेंट ऑफ बोनस है हमारा टाइटल। अब देखते हैं बोनस की पात्रता क्या होती है। अब आप इसमें देखेंगे ध्यान से, प्रत्येक कर्मचारी किसी लेखा वर्ष में, ये देखिए, प्रत्येक कर्मचारी किसी लेखा वर्ष में अपने सेवायोजक से इस अधिनियम के अनुसार बोनस प्राप्त करने का अधिकार उसको होता है यदि उसने उस वर्ष में उस संस्था में कम से कम 30 दिन कार्य किया है तो। ठीक है, अब इसमें कर्मचारी को ये शर्तें पूरी करनी होती है। ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या शर्तें हैं? सबसे पहले, यदि वह बोनस अधिनियम के अधीन आने वाले प्रतिष्ठान का कर्मचारी है। सेकंड, यदि उसका वेतन 21,000 प्रतिमाह से अधिक नहीं है तो उसे बोनस मिलेगा। यदि उसने संबंधित लेखा वर्ष में प्रतिष्ठान में कम से कम 30 दिन कार्य किया है और यदि वह इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसे डिसमिस जॉब से करने के कारण उसके बोनस को कहीं पर भी उसको बोनस के लिए अयोग्य नहीं माना गया है। और लास्ट पॉइंट आता है, जिस कर्मचारी को विधि विरुद्ध अनलॉफुल तरीके से संस्था में कार्य करने से रोक दिया गया है, अर्थात गैर कानूनी रूप से उसे नौकरी से निकाल दिया गया है तथा उसे पुनः नौकरी में बहाल कर दिया गया है, तो वह बोनस का हकदार होता है। ठीक है, तो एलिजिबल कौन होगा बोनस के लिए? जो कि इन 5 कैटेगरी, ये जो शर्तें हैं, कंडीशंस हैं, इनको पूरी करता होगा। अब ये आपके छोटे छोटे टाइटल्स हैं, जैसे ये एंटाइटल्ड पर्सन कौन होते हैं, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके लिए आपको मैं जो पॉइंट्स बोल रही हूँ वो आप ध्यान से सुनेंगे और जो मैं आपको आज का PDF भेजूंगी उसमें ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन हैं। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो कुछ बुक्स देख सकते हैं, जैसे आपकी औद्योगिकी श्रम संनियम इंडस्ट्रियल लेबर लॉ की बुक आती है डॉक्टर RL नौलखा की, आप वो देख सकते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो लेबर लेजिस्लेशन की एक ND कपूर आती है, तो उसके अंदर ये पार्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब एंटाइटल्ड पर्सन जो है, या और भी बहुत सारी बुक्स है मार्केट में, आप अपना सिलेबस लेकर जाकर उसे बुक से मैच कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत सारी बुक्स हैं और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी बहुत सारी बुक्स हैं। पहला आता है एंटाइटल्ड पर्सन, जिसके कौन कौन एंटाइटल्ड है बोनस के लिए। अधिकारी व्यक्ति कौन है, किसके अधिकार? पहला, अस्थायी कर्मचारी, जो कि एक कर्मचारी अस्थायी हो उसको भी बोनस प्राप्त करने का हक है। पार्ट टाइम कर्मचारी, अंशकालिक कर्मचारी जिसे अपन बोलते हैं, उसे भी बोनस प्राप्त करने का हक है। थर्ड आता है हमारा मौसमी कारखाने में अगर कोई कर्मचारी कार्य कर रहा है, ये जो मौसमी कारखाने होते हैं जिसमें कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए कार्य चलता है, तो उनको प्रपोर्शन में जितने उन्होंने काम करा है उसके अकॉर्डिंग उनको बोनस दिया जाता है और उनका हक है। नेक्स्ट, छटनी शुदा कर्मचारी, जिसको हम बोलते हैं रिट्रेंच कर्मचारी, उसको भी हक है कि वह बोनस प्राप्त करें। नेक्स्ट है पदच्युत तथा निलंबित कर्मचारी, अगर आपने किसी व्यक्ति को सस्पेंड कर दिया है या उसको डिसमिस कर दिया है और उसे पुनः सेवा में बहाल कर दिया है तो और पिछले वेतन या मजदूरी के भुगतान दिया है और बोनस प्राप्त करने का उसको बिल्कुल हक होता है। परिवेक्षाधीन व्यक्ति, जो प्रोबेशनरी होते हैं, जिनको स्टार्टिंग में जॉब के कुछ साल रखा जाता है फिर उनको परमानेंट किया जाता है, उसको वो भी एलिजिबल है। मात्रानुपाती कर्मचारी, जिसको हम बोलते हैं पीस रेट वर्कर, जो कि पीस जितना प्रोडक्शन उन्होंने काम किया है उनको मात्रा के अनुसार कार्य जो मजदूरी दी जाती है उनको भी पूरा हक है कि वो
बोनस प्राप्त करें। नेक्स्ट है ठेकेदार के माध्यम से नियुक्त अगर कर्मचारी हैं तो उनको भी बोनस प्राप्त करने का हक है। और लास्ट आता है कारखाने में उपस्थित होकर कार्य करने का विलंब कर दिया अगर किसी कर्मचारी ने, तो भी उसे बोनस प्राप्त करने का हक होता है। सो दीज आर द एंटाइटल्ड पर्सन हु हैज़ अ राइट टू गेट बोनस और हु आर एलिजिबल फॉर गेटिंग बोनस। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बोनस। डिस्क्वालिफिकेशन के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, हो सकता है आपको एंटाइटल पर्सन या डिस्क्वालिफिकेशन एक साथ पूछ ले, तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ बोनस की अगर हम बात करें कि बोनस के लिए अयोग्यता कब हो जाती है, यदि किसी कर्मचारी को निम्नलिखित में से किसी भी कारण से नौकरी से बर्खास्त या पदच्युत डिसमिस कर दिया जाता है तो उसे बोनस प्राप्त करने का अधिकार नहीं रहता है। ठीक है, तो वो कारण क्या हो सकते हैं? पहला, कपट करने पर, ठीक है, उसने फ्रॉड किया है। सेकंड, संस्था के परिसर में रहते हुए दंगाकारी व हिंसात्मक व्यवहार करने पर। और थर्ड आता है संस्था में किसी भी संपत्ति को चुराने, दुरुपयोग करने या तोड़फाड़ करने पर। ठीक है, हमें ये भी ध्यान देना है कि यदि कोई कर्मचारी सेक्शन 9 धारा 9 में वर्णित उपयुक्त कारणों से ये जो अभी थर्ड पॉइंट ऊपर मैंने आपको सुनाया है, तो इन कारणों से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया हो तो बोनस पाने का वह के लिए वो अयोग्य हो जाता है। यदि किसी अन्य कारण से उसे बर्खास्त कर दिया गया है तो फिर तो भी बोनस प्राप्त करने का अधिकार को वह खोता है। अर्थात बोनस प्राप्त करने का हक अगर जैसे थर्ड पॉइंट में मैंने अभी आपको बताया था, संपत्ति चुराने या दुरुपयोग या तोड़फाड़ करने, इसको छोड़कर अगर कोई दूसरा ऐसा कोई कार्य कर देता है तो उसको बोनस प्राप्त करने का उसे हक होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है पेमेंट ऑफ मिनिमम बोनस। पेमेंट ऑफ मिनिमम मतलब न्यूनतम बोनस कितना मिलेगा। सबसे पहले अगर किसी कर्मचारी ने 15 वर्ष या अधिक आयु के कर्मचारी को 15 वर्ष या अधिक आयु के कर्मचारियों को मिनिमम बोनस तो हमें देना ही पड़ता है 8.33% उसकी मजदूरी का, या जो भी अधिक हो उसे हमें चुकाना पड़ता है। नेक्स्ट है 15 वर्ष से कम आयु वाले कर्मचारी की दशा में न्यूनतम बोनस, जो मिनिमम बोनस जो होगा वो 8.33% या 60 जो भी अधिक होगा वो उसे चुकाने के लिए जो सेवा आयोजक है वो बाध्य होता है। आवंटन योग्य अधिकाय न होने पर भी न्यूनतम बोनस, अगर आपके पास एलोकेबल सरप्लस नहीं है तो भी आपको मिनिमम बोनस तो देना ही होता है। नेक्स्ट, न्यूनतम बोनस राशि में अनुपातिक कमी। अगर किसी व्यक्ति ने पूरे समय कार्य नहीं करा है, ठीक है, पूरे कार्य दिवस उसके नहीं होते, तो उसको जितने दिवस उसने कार्य करा है उसके अकॉर्डिंग मिनिमम बोनस पे किया जाता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर पेमेंट ऑफ मैक्सिमम बोनस, जिसको हम बोलते हैं अधिकतम बोनस का भुगतान। अधिकतम बोनस की जो राशि है वो आप ध्यान से सुनिए, वो 20% होती है। यह राशि उसके वेतन या मजदूरी के 20% से अधिक नहीं हो सकती है। और जो बोनस की गणना के लिए अधिकतम वेतन राशि जो है, जो हम मैक्सिमम इसकी मजदूरी की जो राशि देखते हैं, वेजेस की जो राशि देखते हैं, वो क्या है, यदि किसी कर्मचारी की मासिक वेतन मजदूरी 7,000 अथवा समुचित सरकार द्वारा अनुसूचित रोजगार या कार्य के लिए निर्धारित न्यूनतम मासिक मजदूरी से अधिक है तो उस कर्मचारी के वेतन या मजदूरी 7,000 प्रतिमाह या समुचित सरकार द्वारा जो भी मेंशन्ड है के लिए हम न्यूनतम मासिक मजदूरी में से जो भी अधिक होगी के बराबर मजदूरी मानकर उस कर्मचारी को न्यूनतम या अधिकतम बोनस की राशि की गणना की जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो भी इसकी सीमा अभी मैंने आपको बताई थी 21,000 से ऊपर प्राप्त अगर कोई वर्कर कर रहा है तो उसको, या कर्मचारी कर रहा है तो वो बोनस के लिए एलिजिबल नहीं होता है। तो 21,000 से उसकी नीचे मासिक मजदूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारी इसकी डिडक्शन फॉर पेमेंट ऑफ, ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ बोनस। टाइम लिमिट की अगर हम बात करें तो ये जैसे ही हमारा अकाउंटिंग ईयर ख़त्म होता है उसके 8 महीने में सेवा आयोजक को क्या करना है, इसका भुगतान करना ज़रूरी है। और विवाद अगर हो जाता है तो जैसे ही निर्णय आया उसके 1 महीने के भीतर करना है।
और समुचित सरकार या प्राधिकारी द्वारा बढ़ाई गई अवधि, अगर वो जो अवधि बढ़ा देते हैं, अगर वो तो वो 2 वर्ष से ज़्यादा नहीं हो सकती है अवधि, तो उसके भीतर भीतर हमें देना होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्किंग डेज। अगर अब हम देखते हैं नंबर ऑफ वर्किंग डेज कैसे निकालते हैं हम। नंबर ऑफ वर्किंग डेज हम कैसे निकालते हैं, जो भी जितने भी दिन उसने कार्य करा है उसके अंदर हम, अगर आपने उसको ले ऑफ करा है, काम बंदी की वजह से काम से निकाल दिया, वो दिन भी ऐड होंगे। उसको मजदूरी सहित आपने अवकाश दिया है, वो भी ऐड होंगे। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, वो अस्थायी रूप से अयोग्य हो जाता है और अनुपस्थित रहता है रोजगार के दौरान या रोजगार की वजह से, तो भी वो उसके वर्किंग डेज में काउंट होंगे। और जिन दिनों में वह कर्मचारी सवेतन या मजदूरी सहित प्रसूति अवकाश पर, मैटरनिटी लीव पे अगर वो गया है, तो भी उसके डेज, ये सारे डेज उसकी वर्किंग डेज में काउंट होते हैं। नेक्स्ट आता है रिकवरी ऑफ बोनस ड्यू फ्रॉम आर एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर से रिकवरी कैसे करी जाती है। सबसे पहले कर्मचारी को इसको निपटने के लिए, परिनिर्णय के लिए, समझौता के लिए आवेदन करना पड़ता है। ठीक है, समुचित सरकार को आवेदन करेगा। आवेदन कर्मचारी या उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति कर सकता है, स्वयं कर्मचारी कर सकता है, उसकी या किसी अधिकृत व्यक्ति से करवा सकता है। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जो नामांकित होता है, उत्तराधिकारी होता है, वो कर सकता है। आवेदन 1 वर्ष में करना जरूरी है। निर्धारित अवधि बीतने पर आवेदन करना, अगर वो फिर भी करता है तो उससे स्वीकार किया जाएगा। और सरकार या प्राधिकारी अगर संतुष्ट है तो प्रमाण पत्र जारी करेंगे, और जो जिलाधीश होते हैं वो जो भी पैसा है वो वसूल करने का हक रखते हैं। नेक्स्ट आता है स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू बोनस लिंक विथ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब कभी कभी क्या होता है, एम्प्लॉयर ये ऑप्शन देता है अपने एम्प्लॉयज़ को कि आप प्रोडक्टिविटी से बोनस को जोड़ लो। उत्पादन या उत्पादकता से जुड़े बोनस संबंधित कुछ विशेष प्रावधान है कि आप प्रोडक्टिविटी से जोड़ दो, लेकिन ये जो अमाउंट है वो कभी भी 20% आपकी सैलरी से ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। अधिकतम 20% बोनस की जो वो राशि है वो उससे ऊपर नहीं जाएगी। पहला देखते हैं, उत्पादन या उत्पादकता से जुड़े बोनस प्राप्त करने का अधिकार। यदि कर्मचारियों ने सेवा आयोजक से कोई ऐसा समझौता किया है जिसके अनुसार वह इस अधिनियम के अनुसार देय बोनस के स्थान पर उत्पादन या उत्पादकता से जुड़ा वार्षिक बोनस प्राप्त करेंगे, तो वह कर्मचारी उस समझौते के अनुसार देय बोनस प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। नेक्स्ट, इसमें 3 पॉइंट्स हैं। सेकंड पॉइंट आता है न्यूनतम बोनस छोड़ने के समझौता जो होता है वो व्यर्थ हो जाता है। अगर कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के साथ ये जो प्रोडक्टिविटी से लिंक्ड बोनस लेने के लिए राज़ी हो जाता है, तो जो मिनिमम बोनस का जो समझौता है वो व्यर्थ हो जाता है। नेक्स्ट, अधिकतम 20% बोनस दिया जाएगा। इसमें उत्पादन या उत्पादकता बोनस के समझौते में से भी कर्मचारियों को उनके द्वारा अर्जित वेतन या मजदूरी का 20% से अधिक बोनस की राशि प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट आता है स्पेशल प्रोविजन विथ रिगार्ड्स टू न्यू एस्टैब्लिशमेंट। जो नए संस्थान खुलते हैं, जब हम नए खुलते ही संस्थान तो बोनस देने से रहे, क्योंकि उनको इस्टेब्लिश होने में टाइम लगता है, बोनस अर्न करने में प्रॉफिट अर्न करने में, प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने में टाइम लगता है, तो उनके लिए एक प्रोविज़न बना हुआ है। प्रथम 5 वर्षों में लाभ होने पर बोनस। इसमें यह कहा जाता है कि प्रथम 5 वर्षों में अगर उनको लाभ हुआ होगा तो वह छठे वर्ष से बोनस स्टार्ट करते हैं। छठे तथा 7वें वर्ष में जोड़ने व घटोतरी के प्रावधान कुछ संशोधन के साथ लागू हो जाते हैं। तो छठे और 7वें वेतन के अंदर हम ये करते हैं। नेक्स्ट है 8वां लेखा वर्ष में जुड़ने या घटाने के प्रावधान धारा 15 के अनुरूप किया जाते हैं। जो सेक्शन 15 है उसके अंदर हम 8th ईयर के अंदर हम वैसे बोनस पे करते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर हमने बोनस एक्ट फिनिश कर लिया है कि स्पेशल प्रोविजंस बने हुए हैं रिगार्ड नए एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड 3 पॉइंट्स है। आपको ये पॉइंट्स एग्जाम्स में लिखने हैं। अब असाइनमेंट जो है इस टॉपिक से रिलेटेड एक तो ये है कि आपको पेमेंट ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम बोनस से आप क्या समझते हैं, और डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बोनस कब किया जाता है ये ध्यान में रखना, और स्पेशल प्रोविजंस फॉर
न्यू एस्टेब्लिशमेंट क्या है आपको वो एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर हमारा जो बोनस है वो हमने फिनिश कर लिया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।